तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। और कल सोशल साइंस का एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो आप लोग सोशल साइंस की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो इसलिए हम लोग सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि सीधे परीक्षा में लड़ेगा। हम लोग ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं वो चुनिंदा क्वेश्चन लाते हैं, VVI क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जिसकी परीक्षा में आने की संभावना होती है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ आपके मित्रों को भी हो सके। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, और दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है, और तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। तो पूछ रहा है हमारा आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था आपको पता होगा कि यहाँ पे ना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और ना ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, बल्कि यहाँ पर मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, जहाँ पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, दोनों का मिश्रित है, दोनों का मिश्रण मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था भारत में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पे दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण पर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो जैसा कि आप लोगों का पता होगा कि कृषि क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो कृषि क्षेत्र हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, आपको पता होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि प्रधान राज्य है बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको पता ही होगा प्राथमिक क्षेत्र से कृषि क्षेत्र संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि बिहार राज्य को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य में बिहार आता है, बिहार भी बीमारू राज्य के कैटेगरी में आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन बीमारू राज्य है। पूछ रहा है निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तीनों बिहार बीमारू राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तीनों के तीनों बीमारू राज्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वो बोल रहा है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि योजना आयोग नीति आयोग का ही पहले नाम योजना आयोग हुआ करता था, जिसको भंग कर उसको नीति आयोग किया गया था।
इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। पूछ रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है तो उस देश को कहते हैं विकसित देश। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विकसित देश। जिस देश के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उस देश को विकसित देश कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो देश में टोटल 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ऑप्शन बी, टोटल 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 7, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार तो एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी एक बीमारू राज्य है और उड़ीसा भी एक बीमारू राज्य भी है। उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक जो हमारा है ये बीमारू राज्य नहीं है। हमारा क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, किस देश को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि सेवा क्षेत्र को ही नहीं, द्वितीयक क्षेत्र बोल रहा है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2015 और के फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं अब क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। अब यहाँ से हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से अब हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लिए हैं। इकोनॉमिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन देखे हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स में टोटल 20 क्वेश्चन देख लिए हैं हम लोग। और अब हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या कर रहा है, जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप लोगों को पता होगा कि जर्मन राय राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरोप में, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? क्या कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। पूरे दुनिया में राष्ट्रवाद पता चला था कि राष्ट्रवाद के बारे में पता चला था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था?
ऑप्शन ए मार्च 1848 में, या फिर ऑप्शन बी अप्रैल 1848 में, या फिर ऑप्शन सी मई 1848 में, या फिर ऑप्शन डी जून 1848 में। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कब हुआ था। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1848 में। देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1848 में। मैटरनिक का पतन कब हुआ था? मार्च 1848 में। इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो आप लोगों को पता होगा वियना कांग्रेस जिसका अध्यक्ष मेटरनिक था, जो बोर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना किया था। वियना कांग्रेस द्वारा किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बोर्बो राजवंश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन देश था? तो आप लोगों को पता होगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जिसका मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का मेटरनिक एक शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से था, चेका से था, लाल कुर्सी से था, या फिर कार्बोनारी से था? तो आप लोगों को पता होगा कि मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जाल्वेरिन एक संस्था थी। तो जाल्वेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ने राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता भी होगा कि व्यापारियों की संस्था थी एक जाल्वेरिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1829 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1829 को एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? हमारा ऑप्शन ए कह रहा है हंगरी के साथ, या फिर तुर्की के साथ, या फिर पोलैंड के साथ। क्वेश्चन 1829 को एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। क्या हंगरी के साथ हुआ था, या फिर तुर्की के साथ हुआ था, या फिर यूनान के साथ हुआ था, या फिर पोलैंड के साथ हुआ था? जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी तुर्की। एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या तुर्की के साथ ही हुआ था ना? 1829 को एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ, हमें लगता है तुर्की के साथ ही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर, यहाँ पे काबूर लिख दिया है नहीं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आप लोगों को पता होगा कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर बोल रहा है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो आपको पता ही होगा कि गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। यहाँ पे नाविक होना चाहिए, यहाँ पे बिक हो गया है, नाविक होना चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये नाविक समझ लीजिए, यहाँ पे नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। इतना आसान सवाल और क्या हो सकता है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके आप लोग। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हिटलर ने किया था, क्या विलियम प्रथम ने किया था, या फिर बिस्मार्क ने किया था, या फिर मेजनी ने किया था, या फिर यही हमारा टोटल 4 ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो आप लोगों को पता होगा कि यूनान का ज्ञान और स्रोत यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान देश का, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क्या 1871 में, या फिर 1870 में, या फिर 1866 में, या फिर 1864 में? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन है प्रसा डेनमार्क युद्ध, या फिर ऑप्शन बी सीडाउन का युद्ध, या फिर ऑप्शन सी सेडावा का युद्ध, या फिर ऑप्शन डी क्रीमिया का युद्ध। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेडाउन का युद्ध। इसलिए हमारा सेडाउन का युद्ध कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है सेडाउन का युद्ध। सेडाउन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेडाउन का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है हमारा, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गरिबाल्डी ने। क्या गरिबाल्डी ने किया था? नहीं, मेजनी ने किया था। यस, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? क्या सीडान का युद्ध 1867 में ईस्वी में हुआ था, या फिर 1868 में हुआ था, या फिर 1870 में, या फिर 1871 में? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1870 में। सीडॉन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सीडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यही क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन फ्लड के बोल रहा है, यहाँ पे वही था, सीडॉन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। और यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रांस और प्रूसिया के बीच 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो सीडॉन का युद्ध हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सीडॉन का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। जल्दी से बताइए, यही इसका राइट आंसर है ना? बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 में हुआ था ना? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1815 में हुआ था। वियना वियना सम्मेलन किस देश वियना किस देश की राजधानी है? तो आप लोगों को पता होगा कि वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1854, 1855, 1856, 1860। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताइए। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 से। 1853 से कब तक हुआ था? 1853 से हुआ था 1856 तक। 1853 से 1856 तक क्रीमिया का युद्ध चला था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1854, 55, 56, चलिए ऐसे छोड़िए, आप लोग याद रखिएगा कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1856 तक क्रीमिया का युद्ध चला था, इसलिए इसमें से हमारा आंसर तो नहीं होगा। 1853 से 56 तक चला था, यही आप लोग याद रखिएगा, 1853 से 56 तक चला था क्रीमिया का युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 24, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण का सही माना जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से माना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो आप लोग को पता होगा कि नेपोलियन राजा कब बना था? नेपोलियन राजा बना था 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बना था, तो उसी समय ना नेपोलियन संहिता लागू होगा। तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बना था, उसी समय नेपोलियन संहिता लागू किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष आपको पता होगा कि मेटरनिक था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेटरनिक। वियना का अध्यक्ष मेटरनिक था।
हिस्ट्री हम लोग इसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखे ना जी। अभी तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन लिखे हैं, अभी ज्योग्राफी का बाकी है। चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ताकि आपको कल एग्जाम है सोशल साइंस का, तो क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे हिस्ट्री का क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। हिस्ट्री में टोटल कितना क्वेश्चन था? हिस्ट्री में तो टोटल 26 क्वेश्चन था, जो कि हम लोगों ने देख लिया। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन 26 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना सही किया? क्या आप लोग 26 में से 26 सही किए, या फिर 26 में से कितना सही किए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग ज्योग्राफी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में हम लोगों ने पहले से 80 प्रश्न को देख चुके हैं। ज्योग्राफी में 80 क्वेश्चन पहले से देख लिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में हम लिंक पिन कर देंगे, वहीं से आप लोग देख सकते हैं। जो 80 क्वेश्चन करा दिए हैं, ज्योग्राफी का 80 क्वेश्चन करा दिए हैं, जियोग्राफी का 80 क्वेश्चन पहले से करा दिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिए हैं, आप लोग वहीं से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 80 के बाद से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 80 के बाद से क्वेश्चन 81 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 80 तक हम लोग पहले से देख चुके हैं, 80 तक। अब 81 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं 81 से। तो देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, कोयला भारत में मुख्यतः कितने प्रकार का पाया जाता है? किस प्रकार का पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में तो बिटुमिनस पाया जाता है सर्वाधिक कोयला का प्रकार। तो बिटुमिनस की कोयला का प्रकार भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, बिटुमिनस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो भारत की प्राचीनतम खोने की कोयले की खान है रानीगंज, झरिया, धनबाद, कोबरा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज। भारत में प्राचीनतम कोयले की खान रानीगंज है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो देखिए ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन बी नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन सी तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन डी कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र केंद्र है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत तापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत तापीय ऊर्जा संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन पर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, यूरेनियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम। तो पेट्रोलियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, और प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। चलिए इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को पता होगा कि कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैगा परमाणु विद्युत कहाँ स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में कुल 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी 18 है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 18।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दार्जिलिंग में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे ये 90 क्वेश्चन टोटल एंड हो गया। तो अब हम यहाँ से चैप्टर 1 का प्रश्न समाप्त हो गया। अब यहाँ से हम लोग चैप्टर 2 का प्रश्न देखेंगे। चैप्टर 2 कृषि के प्रश्न देखेंगे। तो आइए कृषि के प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। जल्दी से आप लोग बताइए रबी फसल क्या है। तो रबी फसल हमारा गेहूं है, गेहूं रबी फसल है और यहाँ पे धान खरीफ फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो आप लोगों को पता है खरीफ फसल धान है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी डी राइट आंसर हो जाएगा। धान एक खरीफ फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो आप लोग इसका जल्दी आंसर बताइए, ऑपरेशन फ्लड क्या है। क्या बाढ़ नियंत्रण है, डेयरी विकास है, बांध का रखाव है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर, ऑपरेशन फ्लड क्या है, जल्दी से बताइए। तो ऑपरेशन फ्लड हमारा डेयरी विकास है, जिस समय हरित क्रांति नहीं, जिस समय श्वेत क्रांति आया था उसमें दूध के उत्पादन में बहुत वृद्धि आया था। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से डेयरी विकास, ऑपरेशन फ्लड क्या है तो डेयरी विकास है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल नहीं है हमारा रबड़ तो रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, मगर धान रोपण फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है और दूसरा नंबर पे गेहूं आता है, लेकिन पहला पे धान आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चावल है। चावल क्या है। तो चावल एक खरीफ फसल है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खरीफ फसल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दाल आप लोगों को पता होगा, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, तो दाल प्रोटीन का स्रोत है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है। रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में बोए जाते हैं, इसलिए हमारा सी और राइट आंसर हो जाएगा, रबी फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में बोए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो गन्ना तो व्यावसायिक फसल है और गेहूँ जूट भी और तंबाकू भी, ये सब व्यावसायिक फसल है, मगर गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। जल्दी से आप लोग बता दीजिए इसका आंसर बबुआ क्या हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आप लोग को पता होगा कि सोपानी किसी पहाड़ी इलाका में किया जाता है गुरुजी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में। चलिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ऑप्शन है उष्ण शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो कहिएगा गुरुजी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण आर्द्र। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहेंगे कि गुरुजी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि गुरुजी खरीफ फसल यहाँ पे निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो गेहूं तो हमारा रबी फसल है, सरसों, चावल, मटर। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। से गेहूं तो नहीं, गेहूं या फिर गेहूं रबी फसल है, उसके बाद सरसों, उसके बाद चावल, उसके बाद मटर। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी चावल। आप लोगों को पता ही होगा कि धान क्या है, धान एक खरीफ फसल है। और चावल कहाँ से निकलता है, चावल धान से निकलता है, तो धान भी एक खरीफ फसल, तो चावल भी एक खरीफ फसल है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से आप लोग पढ़िए ध्यान से। धान का एक प्रकार है
तो धान का एक प्रक्रिया क्या है? औस, अमन, बोरो। तो धान का इनमें से सभी प्रकार है, औस भी होता है, अमन भी होता है और बोरो भी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइटर्स हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल का उदाहरण कौन है? रबड़, चाय, गन्ना या फिर इनमें से सभी? तो रोपण फसल का उदाहरण है, कहिएगा कि गुरुजी इनमें से सभी हो जाएगा। रबड़ भी रोपण फसल में आता है, चाय भी, गन्ना भी, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? निम्न, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी मूंग या फिर ऑप्शन डी राजमा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये इसका आंसर पहले जान लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा राजमा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा राजमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो बोलिएगा कि गुरुजी अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी, भारतीय खाद्य निगम या फिर खाद्य एवं कृषि संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहिएगा गुरुजी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। तो हमारा 16 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग चैप्टर 3 के क्वेश्चन देखेंगे, निर्माण उद्योग के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग पानी वानी पी लीजिएगा। अब चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से आप लोग पानी वानी पी के तैयार रहिए। पानी पी लेते हैं, मुँह सूख गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चैप्टर नंबर 3 का निर्माण उद्योग का राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला, तो आप लोग को पता होगा कि राउरकेला उड़ीसा में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग या फिर रेमंड वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात। बोकारो लौह इस्पात क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो आप लोग को पता है छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना उद्योग है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलेंगे कि गुरुजी अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग क्या है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन लोकोमोटिव। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था, 2018 में, 2021 में, 2022 में, यानी कि 4 साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। सोच सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कि गुरुजी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो बोकारो इस्पात किस देश के सहायता से, सहयोग से खोला गया है? या जर्मनी से या फिर रूस से, जर्मनी से या फिर ब्रिटेन से या फिर रूस की सहायता से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। पता होगा बोकारो संयंत्र रूस देश की सहायता से खोला गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लौह अयस्क। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चूना पत्थर ही होगा। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है? प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग। ऑप्शन ए भारतीय लौह इस्पात कंपनी, ऑप्शन बी बोकारो स्टील सिटी, ऑप्शन सी टाटा और इस्पात कंपनी, टिस्को,
श्रेया लौह इस्पात प्लांट, प्रथम लौह इस्पात, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा लौ और इस्पात यानी टिस्को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। यह क्वेश्चन 2019 में और 2020 में पूछा गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो आप लोग को पता होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की 1907 ईस्वी में स्थापना किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा 1907 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग। ये तो कृषि पर आधारित है, ये भी कृषि पे, ये भी कृषि पे, मगर सीमेंट उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो बोलिएगा कि गुरुजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए या फिर सीमेंट के लिए या फिर अखबारी कागज के लिए या फिर सूती कपड़ों के लिए। जल्दी से आप लोग बाबू इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कहिए गुरुजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। नेपानगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सिंदरी जो है वो उर्वरक उद्योग के लिए जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना जोश कम नहीं होने दीजिएगा, जोश बना के रखिएगा अभी से, जब तक हमारा पूरा परीक्षा खत्म नहीं हो जाता है, जब तक दम जोश में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। आप लोग को पता होगा कि बेंगलुरु है, वो सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित नहीं है। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि विश्व के प्रथम पेपर की मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया था, दुर्गापुर में बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता भी होगा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा। कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोलकाता हावड़ा हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जमशेदपुर को बर्मिंघम कहा जाता है। क्या बर्मिंघम, लोग ध्यान रखिएगा। भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग। निम्न में से अच्छा हाँ, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो सीमेंट उद्योग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग क्लास के बीच में पानी पीते रहिएगा। अरे खत्म हो गया। चलिए यहाँ से अब हमारा खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन। हम लोगों ने पहले इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखा था, उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा था, उसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लिया। यहीं पे हमारा क्लास भी समाप्त हो जाता है। हमने ज्योग्राफी में टोटल कितना क्वेश्चन देखा, 19 क्वेश्चन टोटल देखा। यहीं पे हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट का हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं। तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। कल आप लोग अपने सेंटर पे आप अपने जितने बजे से आप लोग का टाइमिंग है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस बच्चे का किस सीटिंग में एग्ज़ाम है। आप लोग बताइएगा कि आपका फर्स्ट सीटिंग में है या फिर सेकंड सीटिंग में है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहीं पे हमारा क्लास का द एंड होता है। यहीं पे हमारा क्लास का द एंड होता है। कल आप लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास करके अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को इस क्लास को करके अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के पास, सभी मित्रों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल आप लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, इसलिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा कीजिएगा और बढ़िया से क्वेश्चन को बनाइएगा जाके एग्ज़ाम हॉल में।
आप लोग शांत मन के साथ जाइएगा, एकदम एग्ज़ाम में जाइएगा और शांति मन से पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, ज़्यादा हड़बड़ उबड़ में नहीं बनाइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। तो ठीक है, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।